हेलो एवरीवन, स्टडी ट्यूब द लर्नर्स चॉइस की कंप्यूटर की क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। स्पेशली यह वीडियो सुपर टेट के लिए है या आप किसी अन्य एग्ज़ाम जैसे ओ लेवल, ए लेवल या ट्रिपल सी की तैयारी करते हैं या उसका एग्ज़ाम आपको देना है तो उसके लिए भी यह वीडियो उपयोगी होने वाला है। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मेरा यही प्रयास है कि आपका सुपर टेट में मैं 5 नंबर पक्का करा दूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर का वर्गीकरण आज हम देखने वाले हैं। यह कंप्यूटर का वर्गीकरण। आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर को 3 वर्गों में बांटा गया है। कंप्यूटर कुल 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है, अनुप्रयोग के आधार पर, दूसरा क्या है, उद्देश्य के आधार पर, तीसरा क्या है, आकार के आधार पर। इन 3 बेसिस पे कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए हम सबको 1 बाय 1 देखते हैं आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। जब हम अनुप्रयोग की बात करते हैं तो यहाँ पे भी अनुप्रयोग के आधार पर भी देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया। तो यानी कि अनुप्रयोग के आधार पर भी कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ये 3 हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एनालॉग कंप्यूटर। आइए पढ़ते हैं आगे। एनालॉग कंप्यूटर आइए देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर का इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जिनका प्रयोग भौतिक इकाइयों को मापकर उनको अंकों में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के कंप्यूटर क्या करते हैं, भौतिक इकाइयों को माप करके उनको अंकों में परिवर्तित करते हैं। जैसे दाब, ताप, लंबाई, ये सब माप करके अंकों में परिवर्तित करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे किसी पेट्रोल पंप पर लगा एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकलने वाले पेट्रोल की मात्रा को मापता है और लीटर में दिखाता है और उसके मूल्य की गणना करता है। तो एनालॉग कंप्यूटर का ये काम है। एनालॉग कंप्यूटर में आप जैसे देख पा रहे हैं, जो बस कंडक्टर होते हैं, टिकट काटते हैं ना, तो वो भी एक एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर ये समझ लिया आप। आइए चलते हैं आगे, एनालॉग कंप्यूटर के बाद पढ़ते हैं। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर हम देखते हैं, तो इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जो अंकों की गणना करते हैं। क्या करते हैं, अंकों की गणना करते हैं। जब लोग कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर ही केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, जब हम नॉर्मली जब कंप्यूटर की बात करते हैं तो क्या केंद्र बिंदु होता है, डिजिटल कंप्यूटर। सामान्यतः हम जब बात करते हैं तो डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को 0 और 1 के रूप में परिवर्तित करके उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले जाते हैं। यानी कि जो इनमें इनपुट होता है ना, वो हम जो इनपुट करते हैं वो क्या करते हैं, वो 0 और 1 के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो ये है डिजिटल कंप्यूटर। सामान्यतः जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, जब हम नॉर्मली बात करते हैं तो डिजिटल की ही बात करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करता है भैया, हाइब्रिड कंप्यूटर, ये कंप्यूटर अनेक गुणों से युक्त होते हैं, इसलिए इन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। जो हाइब्रिड कंप्यूटर हैं इसमें अनेक गुण होते हैं। ठीक है, इन कंप्यूटर्स में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुण विद्यमान होते हैं। अभी जो हमने पहले 2 कंप्यूटर देखा, उन दोनों के गुण इस हाइब्रिड कंप्यूटर में विद्यमान होते हैं। ठीक है, एनालॉग और डिजिटल दोनों का गुण हाइब्रिड में होता है। हाइब्रिड से आप खुद ही समझ सकते हैं, हाइब्रिड बीज होता है। तो हाइब्रिड बीज कैसे बनता है, या हाइब्रिड जो क्रॉस करा करके कोई एनिमल्स बनाया जाता है तो कैसे बनता है, 2 को मिलाने से बनता है। तो इसमें ये दोनों की गुण होती है हाइब्रिड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, दूसरा है पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, जो कि है ना, उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर हम कंप्यूटर को 2 भागों में बांट कर सकते हैं, जैसे सामान्य उद्देश्य के लिए कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य के लिए कंप्यूटर। चलिए हम दोनों को देखते हैं 1 बाय 1 आगे। ठीक है, पहला क्या है, सामान्य उद्देश्य के लिए कंप्यूटर। जब हम सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं, इन कंप्यूटर्स में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। जो सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर होते हैं, अनेक प्रकार की कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन ये सभी कार्य सामान्य होते हैं, किसी विशेष प्रकार के नहीं होते।
जो सामान्य कंप्यूटर क्या होते हैं, वो सामान्य कार्य करते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग हो गया ना, लेटर लिखना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, दस्तावेजों को छापना, डाटाबेस बनाना, इन कंप्यूटर में लगे सीपीयू की क्षमता भी कम होती है। ठीक है, जो सामान्य कंप्यूटर होते हैं उनकी सीपीयू में जो क्षमता होती है वो कम होती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम क्या, इसके बाद क्या है, विशिष्ट कंप्यूटर। जो विशिष्ट उद्देश्य के लिए कंप्यूटर है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं विशिष्ट उद्देश्य के लिए कंप्यूटर। ठीक है, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। इन कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इन कंप्यूटर में सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है। जिस कार्य के लिए कंप्यूटर बनाया जाता है, विशिष्ट कंप्यूटर, उनके अनुरूप कार्य करने की क्षमता होती है सीपीयू की। ठीक है, जिस कार्य के लिए इन कंप्यूटर को बनाया जाता है। इन कंप्यूटर का प्रयोग अनेक क्षेत्रों में, यहाँ पे देखिए मिसटाइप हो गया है, अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, युद्ध के क्षेत्र में, उपग्रह संचालन में, यातायात नियंत्रण आदि क्षेत्रों में इन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जो विशिष्ट उद्देश्य के कंप्यूटर है ना, तो आप समझ सकते हैं जो कि एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, तो वो विशिष्ट कार्य के लिए बनाए जाते हैं और विशिष्ट कार्य करते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। अब यहाँ पे साइज के आधार पर बांटा गया है कंप्यूटर को, तो आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने होते हैं, आइए देख लेते हैं हम। आकार के आधार पर कंप्यूटर को निम्न भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से भाग हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो आकार के आधार पे कंप्यूटर को ये 4 भागों में बांटा गया है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो हम चारों को 1 बाय 1 देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर। जब हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं तो प्रोसेसर बहुत छोटे होने के कारण माइक्रो प्रोसेसर और डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो बहुत छोटा होता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। और जो कंप्यूटर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूजर डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है, जो माइक्रो कंप्यूटर है वो सिंगल यूजर डिवाइस का उदाहरण है। इसमें सिंगल यूजर, एक बार में कोई एक ही बंदा काम कर सकता है। जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉमटॉप, नोटबुक, पीडीए इत्यादि, ये सब क्या हैं, माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। आइए हम चलते हैं और देखते हैं इसके बाद क्या है, मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आप समझ लिया, आप देखते हैं मिनी कंप्यूटर। यहाँ पे हम आ गए मिनी कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर छोटा किंतु माइक्रो प्रोसेसर से बड़ा होता है। जो भी हमने पिछला देखा माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर, तो उससे जो इसका प्रोसेसर होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो बड़ा होता है। मिनी कंप्यूटर मल्टी यूजर डिवाइस है। आपने अभी पीछे देखा कि जो माइक्रो कंप्यूटर है वो सिंगल यूजर डिवाइस है, लेकिन मिनी कंप्यूटर क्या है, मल्टी यूजर डिवाइस है। ठीक है, जिसमें आमतौर पर व्यावसायिक उपयोग के लिए डिज़ाइन आदि कंपनियों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका व्यावसायिक यानी कि कमर्शियल पर्पज़ से ज़्यादा उपयोग किया जाता है जो मिनी कंप्यूटर है। और ये माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा इसका प्रोसेसर ज़्यादा होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेनफ्रेम कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसमें बड़ा प्रोसेसर और मल्टी यूजर डिवाइस होता है। जो मेनफ्रेम कंप्यूटर होता है वो इसमें बड़ा प्रोसेसर और मल्टी यूजर डिवाइस होता है। यूजर्स की संख्या मिनी कंप्यूटर से भी ज़्यादा होती है। जो हमने माइक्रो की देखा, मिनी देखा, उन सभी से ज़्यादा इसमें यूजर्स की संख्या होती है। ठीक है, यह मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग डिवाइस है। जो मेनफ्रेम कंप्यूटर है इसमें मल्टी यूज़र और इसको कहते हैं मल्टी टास्किंग डिवाइस। इसका उपयोग ज़्यादातर मेट्रोलॉजी में किया जाता है। इसका उपयोग ज़्यादातर क्या किया जाता है, मेट्रोलॉजी में। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये जो है ना, ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, मल्टी यूज़र और मल्टी टास्किंग। ठीक है, जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेनफ्रेम कंप्यूटर के लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। यह क्या है, सुपर कंप्यूटर। आइए सुपर कंप्यूटर के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। ठीक है, प्रोसेसर अन्य कंप्यूटर की तुलना में सबसे बड़ा और प्रोसेसिंग क्षमता अन्य डिवाइसों की तुलना में सबसे अधिक है। तो जो सुपर कंप्यूटर है ना, ये सबसे फास्ट काम करता है। सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट, यानी कि जो भी कंप्यूटर हमने पिछला पढ़ा है उन सभी में सबसे फास्ट काम करता है सुपर कंप्यूटर, इसीलिए इसको सुपर कंप्यूटर ही कहा जाता है। ठीक है, यह मल्टी यूजर सबसे तेज़ गणना करने वाला डिवाइस है।
ठीक है, यह क्या है, मल्टी यूजर और सबसे तेज़ गणना करने वाला डिवाइस है जिसका उपयोग आमतौर पर गणना के उद्देश्यों के लिए न्यूक्लियर साइंस में किया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर साइंस में अधिक इसका उपयोग अधिक किया जाता है, वैसे और भी क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है जहाँ भी गणना की काम आती है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर हमने देख लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पे नोट पॉइंट है, हम उसको देखेंगे। ठीक है, अब नोट पॉइंट में क्या है, एक मिनट जस्ट यहाँ, हाँ, नोट पॉइंट में क्या है, विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है, जो विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्री फर्स्ट यानी क्री 1 या क्री फर्स्ट कहते हैं, जिसका आविष्कार 1976 में किया गया था। जो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है वो क्या है, क्री फर्स्ट है। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है, क्री फर्स्ट विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 यानी कि परम 8000 है, जिसका आविष्कार 1991 में सीडेक संस्था के द्वारा पुणे में किया गया था। जो सीडेक संस्था है कहाँ है, इन सारी बातों को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीडेक संस्था कहाँ है, मुंबई पुणे में है, सॉरी मुंबई पुणे नहीं, महाराष्ट्र पुणे में है। ठीक है, और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, परम 8000। आपको अगर परम 8000 कहीं कहीं नहीं मिलेगा ना, तो आप परम 8000 की जगह परम 10000 लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो। वैसे परम 8000 ही पहला कंप्यूटर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मैं इसको बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए, यानी जो आप देख पा रहे हैं इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके इसका पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में और सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ कि आपका जो सुपर टेट का है 5 नंबर पक्का हो जाए। चलिए हम इसको देख लेते हैं नोट पॉइंट को। ठीक है, तो इसमें क्या है, भारत का दूसरा सुपर कंप्यूटर क्या है, परम 10000 है। यहाँ पे देखिए मिस्टाइप हो गया है, यहाँ पे क्या होगा, 10000 होगा। ठीक है, परम 10000 है, जिसका आविष्कार 1995 में सीडेक संस्था द्वारा किया गया था। यहाँ पे 1000 हो गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, मिस्टाइप हो गया है। ठीक है, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष है, जिसका आविष्कार 8 दिसंबर 2018 में किया गया। ठीक है, जो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर भारत का कौन सा है, प्रत्यूष है। ठीक है, इसका आविष्कार कब किया गया था, 8 दिसंबर 2018 में ये बनाया गया था। ठीक है, यह भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर है। प्रत्यूष जो है कि भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर है, इस बात को आप ध्यान में दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी अन्य वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।